हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी थी, जिसका पहला टॉपिक जलवायु और मौसम हमने पढ़ लिया था। हम अपने आज के वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो इसमें हम जानेंगे कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है। भारत को भौगोलिक विशेषता के आधार पर निम्न प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, किस आधार पर बांटा गया है? तो भौगोलिक विशेषता के आधार पर। कौन कौन से हैं वो प्रदेश? तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठारी भाग। तीसरा आता है आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान। फोर्थ है आपका भारत का तटवर्ती मैदान। और फिफ्थ है आपका भारतीय द्वीप। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या है कि जो तटवर्ती मैदान है उसी के साथ भारतीय द्वीपों को भी जोड़ दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक विशेषता के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठारी भाग और भारत का तटवर्ती मैदान और भारतीय द्वीप। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तरी भाग में पर्वतीय श्रृंखलाएं स्थित हैं, जो अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे ऊंचाई पर हैं। इस पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो आपको पता कि भारत के उत्तर साइड में ही क्या है, जितने भी हिमालय वगैरह हैं, जितने भी पर्वत वगैरह हैं, वो स्थित हैं। ठीक है, जितनी भी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तर में स्थित हैं और अन्य प्रदेशों की तुलना में ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, और इस पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो प्रदेश हैं? तो मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, जो पहला पार्ट है वो महान हिमालय है और उसके बाद आता है आपका मध्य या लघु हिमालय और तीसरा आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये क्या है कि पर्वतों की श्रेणियां हैं। जो पहली श्रेणी होती है उसे महान हिमालय कह देते हैं। उससे दक्षिण में जो श्रेणी है उसे मध्य या लघु हिमालय कहते हैं और उसके दक्षिण में जो श्रेणी है उसे हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि भारत के उत्तरी भाग में पर्वतीय श्रृंखलाएं स्थित हैं, जो अन्य प्रदेशों प्रदेशों की तुलना में सबसे ऊंचाई पर हैं और इस पर्वतीय प्रदेश को हमने तीन भागों में बांटा है। ठीक है, तो जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें पहला आपका आ रहा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है, जिसमें महान हिमालय आता है पहला, फिर मध्य एवं लघु हिमालय आता है और तीसरा आपका शिवालिक हिमालय आता है। ठीक है, पर्वत श्रेणियां याद रखना कि जो सबसे हिमालय की जो पहली पर्वत श्रेणी है वो सबसे उत्तर में स्थित होगी, जिसे हम लोग महान हिमालय कहते हैं। फिर उसके दक्षिण में जब आप आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, वहां पर मध्य या लघु हिमालय की श्रेणी पाई जाएगी और उससे नीचे जो श्रेणी पाई जाती है उसे हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, तीन श्रेणियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महान हिमालय की। तो महान हिमालय को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और औसत चौड़ाई इसकी 150 किलोमीटर है। और अगर इसकी चोटियों की एवरेज ऊंचाई देखें, ठीक है, औसत ऊंचाई देखें तो वो 6100 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो महान हिमालय है इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई इसकी 150 किलोमीटर है और एवरेज ऊंचाई देखी जाए इसकी चोटियों की तो वो 6100 मीटर है। इस पर्वतमाला में हिमालय नहीं, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8850 मीटर है, इसकी अन्य चोटियां कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि हैं। इस श्रेणी में अनेक दर्रे हैं जो पर्वतीय मार्ग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें बुर्जिल और जोजिला, बाड़ालाचला, सिपकीला, माना दर्रा और नीति दर्रा, नाथुला, जलेपला प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो महान हिमालय की अगर हम बात करें तो इसे आंतरिक और क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर है। एवरेज ऊंचाई देखें चोटियों की तो वो कितनी है? 6100 मीटर है। और इस पर्वतमाला में हिमालय पाया जाता है और क्या पाया जाता है? तो विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, वो भी इस पे पाई जाती है। कितनी ऊंचाई है उसकी? तो 8848 कहीं देखने को मिल सकती है, 8850 जो अब बढ़ गई है थोड़ी सी। इसमें और भी अन्य चोटियाँ हैं, कौन-कौन सी हैं? तो कंचनजंगा है, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। ठीक है? और इस श्रेणी में कई सारे दर्रे भी पाए जाते हैं। दर्रे आपको पता है कि इसे हम लोग मार्ग कहते हैं। ठीक है? अगर पर्वतों से निकलने का जो मार्ग होता है, ठीक है? उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है? तो कई सारे पर्वतीय दर्रे भी मिलते हैं जो हमें क्या करते हैं? पर्वतीय मार्ग उपलब्ध कराते हैं। जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे बुर्जिल और जोजिला देखने को मिलता है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बड़ा लाचला और सिपकीला दर्रा देखने को मिलता है। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे माना दर्रा और नीति दर्रा देखने को मिलता है और सिक्किम की बात करें तो वहाँ पे नाथुला और जेलेपले दर्रा देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्रमुख दर्रे हैं जो महान हिमालय में पाए जाते हैं और इन्हीं दर्रों से कई जगह नदियाँ भी निकलती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो दूसरा पार्ट है हिमालय का, वो है मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय की बात करें तो महान हिमालय के दक्षिण में ये स्थित है। इसे हिमांचल हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा यह श्रृंखला जगह जगह खंडित कर दी जाती है, जिससे इसके मध्य अंतराल पाए जाते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर ये पीर पंजाल, धौलाधार,
नागटिवा, मसूरी, महाभारत, डफलाबूम नाम से जाने जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई अगर देखें चोटियों की वो 3000 मीटर से अधिक है। बारामूला, रोहतांग जैसे दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या प्याल कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में से मर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की, तो इसे हिमांचल हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हिमांचल हिमालय? कि उसकी जो ज़्यादातर जो चोटियाँ हैं या ज़्यादातर ये जो विस्तृत है, वो हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है, इसलिए इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, महान हिमालय से, तो वो क्या करती हैं, इसे खंडित कर देती हैं, जगह-जगह से इसे तोड़ दिया है, तो उनके बीच में अंतराल बन गए क्योंकि वहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, अंतराल बन गए, ठीक है, घाटियाँ सी बन गई हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, अगर हम पश्चिम से पूर्व जाएँ, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व बढ़ने पर ये कौन-कौन सी जो हमें देखने को मिलती हैं घाटियाँ, तो उसमें पीर पंजाल, धौलाधार, ठीक है, जो पीर पंजाल श्रेणी है ये आपकी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। धौलाधार जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। फिर नाग टिब्बा आ जाती है, ठीक है? उसके बाद मसूरी श्रेणी है जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। महाभारत श्रेणी जो है आपकी नेपाल में पड़ती है, नेपाल में देखने को मिलेगी। और डफलाबूम, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ये अंतराल हैं जो इनमें पाए जाते हैं। और औसत ऊँचाई की अगर हम बात करें चोटियों की 3000 मीटर से अधिक है। ठीक है? इसमें जो ऊँचाई है जो चोटियों की वो 3000 मीटर से अधिक है और कई सारे दर्रे पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो बारामूला, रोहतांग जैसे दर्रे यहाँ पे पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है? और ये घास के मैदान को उत्तराखंड में हम लोग बुग्याल या प्याल कहते हैं, जबकि कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है। तो आपने सुना भी होगा गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, वो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। ठीक है? कि वहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहते हैं। और ये चीज़ टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सेम टॉपिक आपका टेट में है। ठीक है? यूपी टेट में भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब जो तीसरा पार्ट है इसका वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है? मध्य हिमालय के दक्षिण में ये स्थित है। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चोटियों की औसत ऊँचाई 1200 मीटर तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर है। ये इतनी टूट-फूट गई है कि इसमें भूस्खलन जैसी समस्या होती रहती है। इसके मध्य में अनेक समतल संरचनात्मक घाटियाँ हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल देखें तो देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले हिस्से को तराई कहते हैं। ठीक है? अब जो तीसरा पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सबसे नीचे वाला पार्ट है। ठीक है? सबसे ऊपर जाएँगे अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ तो आपको महान हिमालय देखने को मिलेगा। उससे अगर नीचे की तरफ आएँगे तो आपको मध्य या लघु हिमालय देखने को मिलेगा जो हिमाचल में पड़ता है। उसके नीचे आएँगे तो आपको शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा। ये उत्तराखंड के एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है? उत्तराखंड से लेके पूरा फैला हुआ है पूर्वांचल तक। तो शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है? सबसे ऊपर क्या है? उत्तर में तो महान हिमालय, उसके दक्षिण में मध्य हिमालय या लघु हिमालय और उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। और इसे ये सबसे नीचे है, सबसे बाहर है इसलिए इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर चोटियों की बात करें तो वो एवरेज ऊँचाई उनकी है 1200 मीटर, चौड़ाई है 50 किलोमीटर और ये काफ़ी टूट-फूट गया है। ठीक है? तो ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, हिमाचल में देखने को मिलेगा। तो आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूस्खलन जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। अभी बारिश हुई है, आपने देखा कि कैसे पर्वत गिर रहे थे। ठीक है? जो पर्वत की जो चोटियाँ हैं वो गिरती जा रही है, मिट्टी है, रिस रही है। ठीक है? तो ये यही शिवालिक की ही बात हो रही है। ठीक है? तो इसके मध्य में अनेक समतल संरचनात्मक घाटियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो इनके बीच में क्या है कि बहुत सारी घाटियाँ बन गई, जहाँ पर कई सारे बड़े-बड़े जो शहर हैं वो बसे हुए हैं। जैसे देहरादून है, हरिद्वार है। तो ये यही जगह पे हैं, ठीक है? तो पश्चिम में इन्हें क्या कहा जाता है? इन समतल घाटियों को तो दून कहा जाता है, जबकि पूरब में इन्हें द्वार कहा जाता है। इसलिए पश्चिम में आपने देखा होगा कि देहरादून पड़ता है और पूरब में आपका हरिद्वार पड़ता है, ठीक है? और शिवालिक का जो निचला हिस्सा है, इसके जो दक्षिण में जो इसका निचला हिस्सा पड़ता है, उसे हम लोग तराई कहते हैं। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसके बारे में आपको इतना लिख देना है। हो सकता है आपसे सिर्फ़ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पूछा जाए तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। साथ ही साथ यहाँ का जो जनजीवन है उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि कैसे लोग यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं, कृषि कैसे करते हैं। ठीक है? एक हेडिंग जनजीवन की हो जाएगी, एक हेडिंग कृषि की हो जाएगी, एक में महानगर और प्रदेश आ जाएँगे, कौन-कौन प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रदेशों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है? ये सारे प्रदेश आ जाएँगे और कौन-कौन से शहर यहाँ पे पाए जाते हैं तो अल्मोड़ा, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार ये सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है? जो फ़ेमस शहर वगैरह हैं और कृषि के बारे में आप लिख लेंगे कि कैसे कृषि की जाती है। अब हमारा दूसरा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है मध्यवर्ती मैदानी भाग जिसमें हम लोग भी रहते हैं। ठीक है? तो हम अच्छे से जानते हैं इस एरिया को। भारत का विशाल मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला भूभाग है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर जबकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो 150 मीटर है। इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। ठीक है? तो नदियाँ जो थीं वो अपने साथ जो निक्षेप लाती थी उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है? और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे जो आबादी है बहुत ज़्यादा घनी है। ठीक है? अगर इसका एरिया देखें टोटल
मैदानी भाग का तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखें तो वो 150 मीटर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैदान के अपेक्षाकृत ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं। इस भाग में नदियों की बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता। ठीक है, जो मैदान है कहीं पर ऊंचे होंगे, थोड़े से कहीं नीचे होंगे, तो जो ऊंचा हिस्सा होता है जहां पर बाढ़ का पानी जो होता है या नदियों के जो बाढ़ का पानी होता है, अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो ये पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो इस हिस्से को हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश के और पंजाब के कुछ जिले आ जाते हैं। ठीक है, बांगर के एरिया में उत्तर प्रदेश और पंजाब का कुछ एरिया आ जाता है। इसके विपरीत खादर किसे कहते हैं? तो खादर मैदान का अपेक्षाकृत नीचा भाग है जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है। ठीक है, तो खादर उस हिस्से को कहते हैं जहां पे अगर कभी बाढ़ वगैरह आ जाती है तो पानी हमेशा पहुंच जाता है बाढ़ का। ठीक है, तो इस एरिया को खादर कहते हैं और बाढ़ का पानी यहाँ पे पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हिस्सा जो होगा वो उपजाऊ होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसलिए इन्हें बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। ये चीज याद रखना, एक नंबर में पूछा जाएगा कि कछारी प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है कि कछारी प्रदेश किसे कहते हैं या बाढ़ का मैदान किसे कहते हैं। तो जो खादर होता है ये मैदान का अपेक्षाकृत निचला भाग होता है, यहाँ पर बाढ़ का जो पानी होता है वो हर साल पहुंचता है, इसलिए इसे बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खादर जो भूमि है उसकी प्रधानता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं यहाँ पर और राजस्थान के कुछ जिले हैं जहाँ पर जो खादर भूमि है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती मैदानी भाग हो गया। और देख लेते हैं इसके बारे में। खादर और बांगर के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं भाबर प्रदेश के बारे में। ये भी यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है वो देख लेते हैं, एरिया क्या है इसका। तो शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक यह विस्तृत है। यह पट्टी कंकरीली बलुई मिट्टी से बनी है। गर्मियों में छोटे छोटे नदी नाले इसी में भूमिगत हो जाते हैं और इस पट्टी को पार करके पुनः वापस धरातल पर आ जाते हैं। देखिए, भाबर प्रदेश किसे कहते हैं? आपको पता कि सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग था, उससे अगर नीचे आएंगे हम लोग तो हमें मैदानी भाग देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है वो पर्वतीय भाग के नीचे स्थित है, यानी कि दक्षिण में स्थित है। तो जैसे ही शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वो खत्म होती है तो उसके जो दक्षिण में जो हिस्सा आता है वहां पर क्या है, वहां पे सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक एक जो तलहटी है शिवालिक पर्वतमाला की, वहां पर भाबर प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, ठीक है, कंकरीली बलुई मिट्टी जो होती है उससे ये बना होता है, ये जो एरिया है, ये जो पट्टी है। और इसमें क्या होता है, गर्मियों में कई सारे नदी नाले होते हैं वो इसी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, दिखते नहीं, ऊपर से सिर्फ बलुई मिट्टी देखने को मिलती है और जैसे ही इस पट्टी को पार करते हैं वो पुनः जो है वो धरातल पर आ जाते हैं। तो इस जो एरिया को हम क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि जो शिवालिक पर्वतमाला है उसकी तलहटी में सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक यह विस्तृत है। यह पट्टी जो होती है वो कंकरीली बलुई मिट्टी से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी है? तो कंकरीली बलुई मिट्टी से बनी होती है, क्योंकि पहाड़ है, देखो शिवालिक आपको पता है कि टूट फूट रहा है। ठीक है, तो उसी की जो मिट्टी होती है उसी से ये बना हुआ है। गर्मियों में छोटे छोटे जो नदी नाले होते हैं वो इसी में भूमिगत हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर गायब हो जाते हैं। ठीक है, दिखते नहीं, क्योंकि ऊपर से सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखती है। ठीक है, अंदर इसके बहते रहते हैं और जैसे इस पट्टी को पार करते हैं वो पुनः धरातल पर आ जाते हैं। तो ये हो गया भाबर प्रदेश। अब जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है यहाँ पर जनजीवन कैसा है ये याद कर लेते हैं। देखिए, 4 हेडिंग आपको याद रखनी है: जनजीवन, कृषि, उद्योग धंधे और प्रदेश के प्रमुख राज्य एवं नगर। ठीक है, ये 4 हेडिंग है, अच्छे से याद कर लेना। अगर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आता है तो उसमें भी आपको ये 4 हेडिंग लिखनी है, उसके बारे में लिखना है। मध्यवर्ती मैदान में भी लिखना है और जो हम आगे प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे उनके बारे में भी इन्हीं चीज़ों हेडिंग्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पर जनजीवन कैसा है मध्यवर्ती मैदानी भाग में? तो आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से देश का ये उन्नत भाग है। भूमि उर्वर होने के कारण कृषि कार्यों की यहाँ पे प्रधानता रहती है। यहाँ पर सघन जनसंख्या, स्थायी बस्तियां, परिवहन का जाल इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत उपजाऊ है, इसलिए आर्थिक और सांस्कृतिक देश से देश का उन्नत भाग ही है। भूमि बहुत ज़्यादा उर्वर है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए कृषि कार्यों में लोग लगे रहते हैं, उनकी प्रधानता ज़्यादा है। सघन जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, स्थायी बस्तियाँ पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह रहे फिर दूसरी जगह चले गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्थायी बस्तियाँ यहाँ पाई जाती हैं और परिवहन का जाल है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई नीचाई तो है नहीं, यहाँ पर सीधा समतल है, तो परिवहन का बहुत अच्छा जाल यहाँ पे पाया जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। कृषि की बात करें तो इस प्रदेश में भूमि उपजाऊ है, इसलिए कृषि कार्यों में अधिकतर लोग लगे हैं। इसमें शुष्क राजस्थान के मैदान में ज्वार बाजरा, अर्धशुष्क लेकिन सिंचित पंजाब में गेहूं चना, ऊपरी गंगा के मैदान में गेहूं जौ, असम की उपजाऊ घाटी में चावल चाय की प्रमुख फसलें की जाती हैं। कृषि के साथ पशुपालन का भी विशेष महत्व है। देखिए, कृषि की अगर हम बात करें तो आपको पता है राजस्थान का भी एरिया इसमें आता है, पंजाब का एरिया भी आता है इसमें। ठीक है, असम का कुछ एरिया भी आता है इसमें, तो ये सारे एरिया आते हैं। तो अगर बात करें शुष्क राजस्थान की तो वहाँ पर ज्वार बाजरा किया जाता है इसमें। और अर्ध शुष्क की बात करें, लेकिन प्रदेश सिंचित है पंजाब का, तो यहाँ पर गेहूं चना जैसी फसलें की जाती हैं। ऊपरी गंगा का जो मैदान है वहाँ पर गेहूं जौ जैसी फसलें की जाती हैं। और जो असम की उपजाऊ घाटी है, ठीक है, उसमें चावल और चाय जैसी प्रमुख फसलें की जाती हैं और साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये कृषि के बारे में हो गया। उद्योग धंधे की बात करें तो प्रदेश में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग,
कागज उद्योग, खेल उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, रासायनिक उद्योग विस्तृत पैमाने पर हैं, ठीक है? मतलब जितने भी उद्योग हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? चाहे वो सूती वस्त्र का हो, चाहे वो यूनी वस्त्र का हो, चाहे वो रेशमी वस्त्र का हो, चाहे चीनी उद्योग की बात करें, चाहे कागज उद्योग की बात करें, चाहे खेल उद्योग की बात करें, तो सभी प्रकार के जो उद्योग हैं वो यहाँ पर विस्तृत हैं। पाए जाते हैं। अगर प्रदेश के प्रमुख राज्य एवं नगर की बात करें मतलब कौन-कौन से राज्य हैं, कौन-कौन से नगर हैं, जो मध्यवर्ती मैदानी भाग में पाए जाते हैं, तो इसमें आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम प्रमुख राज्य हैं, जो यहाँ पर पाए जाते हैं इस एरिया में। अगर नगरों की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, रोहतक, गंगानगर, जयपुर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी, ये सारे प्रमुख नगर हैं जो इन एरिया में पाए जाते हैं मतलब मध्यवर्ती मैदानी भाग में पाए जाते हैं। तो मध्यवर्ती मैदानी के भाग के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हमारा तीसरा प्राकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठारी भाग। यह भारत का विशालतम प्राकृतिक प्रदेश है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह त्रिभुजाकार है। यह पठार आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, चूना पत्थर, बालू पत्थर आदि शैलें मिलती हैं। बुंदेलखंड का पठार, राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। वहीं पश्चिमी घाट, सह्याद्री तथा पूर्वी घाट इस पर्वत की पश्चिमी तथा पूर्वी सीमा बनाते हैं। इस पठार का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी शिखर है जो 2695 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगर हम दक्षिण के पठारी भाग की बात करें तो अभी तक जितने भी हमने प्राकृतिक प्रदेश पढ़े हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ा अगर कोई प्राकृतिक प्रदेश है तो वो यही है। ठीक है, दक्षिण का पठारी भाग ये भारत का विशालतम प्राकृतिक प्रदेश है। कितने एरिया में फैला हुआ है तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आकार इसका देखें तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, आपने नीचे का जो हिस्सा देखा है, ठीक है, अगर जो भारत ऐसा अगर आप आधा देखेंगे तो नीचे का जो हिस्सा है वो त्रिभुजाकार है। तो वो एरिया दक्षिण का पठारी भाग में ही आता है। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है तो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से ये निर्मित है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं तो जितनी भी हमने खनिज वगैरह देखे ज्यादातर इसी में मिलते हैं। ठीक है, इसी एरिया में देखने को मिलेंगे आपको। जीवाश्म रहित ग्रेनाइट जो है, नीस है, चूना पत्थर, बालू पत्थर जितनी भी सैलें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम इसकी सीमा की बात करें, ठीक है, कि कहाँ पर इसकी जो लास्ट सीमा निर्धारित होती है, तो बुंदेलखंड का जो पठार है और राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये इसकी कौन-सी सीमा निर्धारित करती हैं, तो उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी जो सीमा है, वो निर्धारित करती हैं। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो उड़ीसा की साइड आपको देखने को मिलेंगी, उड़ीसा से आगे। ठीक है, तो वो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और बुंदेलखंड का पठार, वो उत्तरी व उत्तरी-पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। वहीं पश्चिमी घाट, सह्याद्री और पूर्वी घाट इस पठार की पश्चिमी तथा पूर्वी सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे के हिस्से में आपने देखा होगा कि जो कर्नाटक वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलते हैं, जबकि पूर्वी घाट आपको उड़ीसा से लेकर नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह में, तो पूर्वी घाट है। तो ये पश्चिमी व पूर्वी सीमा बनाते हैं, ठीक है? और इस पठार का अगर हम सबसे ऊँचा शिखर देखें कि सबसे ऊँचा शिखर कौन-सा है, तो उस शिखर को हम लोग अनाईमुड़ी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बड़े एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? कि दक्षिणी पठार जो है, उसका सबसे ऊँचा शिखर कौन-सा है, तो अनाईमुड़ी शिखर है, जो 2695 मीटर ऊँचा है, ठीक है? अब यहाँ पर जनजीवन की हम बात कर लेते हैं, तो इस क्षेत्र में लाल, पीली, काली मृदा पाई जाती है, ठीक है? तो लाल, पीली और काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। यह भाग धात्विक व अधात्विक खनिजों की दृष्टि से धनी है, ठीक है? तो इसमें धात्विक खनिज भी देखने को मिलती हैं, अधात्विक खनिजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस प्रदेश में खनन कार्यों के साथ कृषि कार्य भी किया जाता है। यहाँ विभिन्न भाषी लोग रहते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया संस्कृति के लोग के लिए यह प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक है? तो हर भाषी के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है? तमिल, तेलुगु क्योंकि तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये सारा जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे हर अपने अलग-अलग भाषा वाले लोग यहाँ पर रहते हुए देखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो मृदा की बात करें तो कई प्रकार की मृदा यहाँ पे पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, काली पाई जाती है, पीली पाई जाती है, ठीक है? और यहाँ पर धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों से ये धनी है, ठीक है? धात्विक खनिज भी देखने को मिलती है, अधात्विक खनिजें भी देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगी और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो खनन कार्यों में यहाँ पर लगे होते हैं, कृषि कार्य भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? और विभिन्न भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है? ये सारा जनजीवन की बात हो गई। कृषि की अगर हम बात करें तो मेघालय पठार तथा अन्य स्थानों पर रहने वाली आदिम जनजातियां यहाँ जीवन निर्वाह झूम कृषि के द्वारा करती हैं, ठीक है? मेघालय पठार की अगर हम बात करें तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है और वहाँ पर जो आदिम जनजातियां रहती हैं वो झूम कृषि करती हैं। झूम कृषि के बारे में आपको पता है कि एक स्थान पर कृषि की, फिर उसे 2-3 साल के लिए छोड़ दिया, दूसरे स्थान पर कृषि करने लगे, तो वो झूम कृषि करते हैं। यहाँ काली मृदा जिन स्थानों पर पाई जाती है, वहाँ कपास की खेती की जाती है, ठीक है? तो गुजरात का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पर कपास की खेती काफ़ी की जाती है। इसके अतिरिक्त तालाबों तथा नहरों से सिंचाई के कारण यहाँ ज्वार, बाजरा, गेहूँ, कपास, मूँगफली, गन्ना की कृषि महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो ये सारी कृषियाँ भी की जाती हैं क्योंकि सिंचाई के साधन अच्छे खासे यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो डेल्टाई भाग है, वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है, ठीक है? जो डेल्टाई भाग हैं, जैसे उड़ीसा का एरिया जो है,
ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, तो वहाँ पे डेल्टाई भाग पाए जाते हैं, नदियों के जो डेल्टा बनते हैं, तो वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये कृषि की बात हो गई। फिर अगर हम उद्योग धंधों की बात करें, तो खनिजों की प्रचुरता के कारण खनन उद्योग विकसित है। विद्युत परियोजनाओं के विकास के परिणाम स्वरूप सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, काँच उद्योग, इंजीनियरिंग, दरियासलाई, चीनी, उर्वरक उद्योग आदि विकसित हैं। ठीक है, तो खनिज जो हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सोने की खान भी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको कर्नाटक में अगर आप जाएँगे, ठीक है। तो कई सारे जो खनिज है वो यहाँ पर पाए जाते हैं और खनिजों की प्रचुरता के कारण ये जो उद्योग है, ठीक है, खनन उद्योग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित है, ठीक है। उसके साथ-साथ विद्युत परियोजनाओं के विकास के परिणाम स्वरूप जो विद्युत परियोजना है वो भी काफ़ी उनका विकास हो गया है, उसके वजह से काफ़ी सारे उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे सूती वस्त्र है, सीमेंट का है, काँच का, इंजीनियरिंग का है, दिया-सलाई, चीनी, उर्वरक उद्योग आदि यहाँ पर विकसित हैं। लघु तथा कुटीर उद्योग जैसे कि हैंडलूम, कालीन, टोकरी, बीड़ी उद्योग भी यहाँ पर विकसित है, ठीक है। तो साथ ही साथ जो लघु उद्योग हैं या जो कुटीर उद्योग हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में विकसित हैं। उद्योग धंधों की बात हो गई। अगर प्रमुख राज्य और नगरों की बात करें, तो इसमें राजस्थान का कुछ एरिया, गुजरात का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल मतलब जि नीचे के जितने भी स्टेट हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। साथ ही साथ अगर नगरों की बात करें तो सतारा, पुणे, भिलाई, विशाखापट्टनम, बोकारो आदि जो एरिया है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है? तो ये बात हो गई दक्षिण के पठारी भाग की। तो आज की वीडियो में हम खाली 3 प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी 3 प्रदेश बचे हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है? तो अब आपका जो तटवर्ती प्रदेश है वो बचा है और द्वीप बचे हैं। ठीक है? तो उनकी वी जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से तैयारी करना क्योंकि ये जो टॉपिक है आप टेट में ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि टेट की जब भी तैयारी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो अच्छे से अभी याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बाद में ईज़ी रहेगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।